नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं मनोज पांडे। इस वक्त रात के करीब 9:15 बज रहे हैं और रांची के ईडी कार्यालय के बाहर गहमागहमी काफ़ी तेज हो गई है, क्योंकि आज ईडी कार्यालय में कई लोगों से एक साथ पूछताछ हो रही है। पहले से ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय में ही हैं, ईडी के रिमांड पर हैं। आज उनके पूर्व प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू भी ईडी कार्यालय पहुंचे थे, जो अभी 5 मिनट पहले ईडी कार्यालय से निकलकर चले गए हैं। इसके साथ साथ साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव, जो अभी भी ईडी कार्यालय के अंदर हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। आर्किटेक्ट और हेमंत सोरेन के करीबी माने जाने वाले विनोद सिंह इस वक्त ईडी कार्यालय के अंदर हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। एक बार ईडी कार्यालय आप देख लीजिए कि रांची के हिनू स्थित यही ईडी कार्यालय है, जहां पर सुबह से सभी लोगों से पूछताछ चल रही है। पूछताछ में क्या कुछ बातें निकली नहीं निकली, इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे और दिन भर आज क्या कुछ हुआ यही बताएंगे। उससे पहले आप बता दें कि भानु प्रताप प्रसाद भी इसी ईडी कार्यालय के अंदर हैं और उनसे भी ईडी पूछताछ कर रही है। कल ही उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था और फिर से रिमांड अवधि जो है वो एक्सटेंड किया गया। आज ईडी के अधिकारी भानु प्रताप प्रसाद को यहाँ से लेकर वही 8 एकड़ जमीन पर लेकर गए थे, जो बताया जाता है ईडी के तरफ से। कोर्ट में जैसा कि बताया गया कि हेमंत सोरेन के नाम पर ही उस जमीन की घेराबंदी की गई थी। उस जमीन पर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन भी बाकायदा ईडी के अधिकारियों ने किया। वहाँ के जो लोग हैं, केयरटेकर हैं, उनसे पूछताछ भी की और उसके बाद फिर से यहाँ भानु प्रताप प्रसाद को लेकर ईडी आ गई है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण शख्स से आज ईडी कार्यालय में पूछताछ चल रही है और वो है राज्यसभा सांसद धीरज साहू। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों धीरज साहू के घर से करीब 300 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे और उसके बाद दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के आवास से जो BMW कार बरामद हुई थी, बताया जाता है कि वो धीरज साहू का है और उसी का कनेक्शन जोड़ते हुए धीरज साहू को समन किया गया था और पूछताछ के लिए आज बुलाया गया था। धीरज साहू भी इस वक्त ईडी कार्यालय के अंदर ही हैं। पांडे जी, धीरज साहू, साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव, हेमंत सोरेन, विनोद सिंह और अभिषेक प्रसाद पिंटू, सबसे एक साथ पूछताछ हो रही है। और भानु प्रताप प्रसाद, आखिर किस मामले में ये पूछताछ हो रही है? क्या जमीन वाले मामले में ही अब लग रहा है या उससे आगे मामला बढ़ गया है कहीं? नहीं, मुख्यमंत्री जी अपने बेसमेंट में हैं। हाँ। मुख्यमंत्री को उनके सामने बैठाकर नहीं पूछा जा रहा है। अच्छा। कल वो हो चुका। हाँ। विनोद सिंह जो उनके मित्र हैं, आर्किटेक्ट हैं, उनसे डाटा रिट्रीव किया गया और पिंटू से भी डाटा रिट्रीव किया गया। डाटा मतलब मोबाइल का डाटा? हाँ, वो जो मोबाइल जब्त था इन दोनों का, वो सामने बैठ के ही प्रोसेस होता है कि डाटा जो रिट्रीव्ड हुआ उसका प्रिंट आउट लिया जाता है और दिखाया जाता है कि ये आपके मोबाइल से है, तो वो आपका चैट है या नहीं है, उसमें साइन करवाया जाता है। हाँ, वो बाकायदा कि हम हाँ मेरे सामने उपस्थिति में डाटा रिट्रीव किया। हाँ। अब इलीगल माइनिंग का समझिए, हाई कोर्ट ने उसमें रोक लगा दिया, तो उस पर अभी पूछताछ नहीं कर सकती है ईडी, ना ही उनके गवाहों से, ना ही उससे संबंधित। तो इलीगल माइनिंग में फिलहाल कोई पूछताछ नहीं हो रही है, क्योंकि सीबीआई उस मामले को चैलेंज कर रही है। अच्छा। जब वहां से रिलीफ मिल जाएगा झारखंड हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, तभी इलीगल माइनिंग में या उससे संबंधित किसी भी गवाह से या उससे संबंधित कोई भी पूछताछ करेगी। तो ये रामनिवास यादव जो साहेबगंज के डीसी हैं, उन्हें क्यों बुलाया गया है? उनके पास और भी कुछ चीजें बरामद हुई थी। अच्छा। जैसे आप बता देते हैं, आर्म्स कहीं भी बरामद होता है तो लोकल थाना में ही केस करना पड़ता है। गोली मिला था, पैसा मिला था, तो वो जहाँ पे रिट्रीव्ड होता है, भले दिल्ली पुलिस आए किसी के घर में छापा मारने और वहाँ आर्म्स मिलेगा तो उसी लोकल थाने में वो आर्म्स का अलग केस होता है। लेकिन उसके अलावा जो पैसा मिला, उसके अलावा जो कागजात मिले, उससे संबंधित पूछताछ हो रही है। अच्छा। वो इलीगल माइनिंग से संबंधित नहीं हो रही है। दूसरी बात, मैसेज जो विनोद सिंह के थे उसमें क्या थे? अब देखिए, 2 तरह का बात है। अगर आप मेरे मित्र हैं और कल सीएम बन गए, तो मैं निश्चित तौर पे, मेरा कोई दोस्त होगा जो डीसी होगा, आईपीएस होगा, आईएएस होगा, मैं कहूंगा कि यार उसको अच्छा जगह दे दो, वो अच्छा आदमी है, अच्छा काम करेगा। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है। अच्छा, ठीक है। अगर इसके एवज में मैंने किसी से पैसा लिया या आप तक पहुंचाया, तब ये भ्रष्टाचार है ईडी के नजर में या कानून की भी नजर में। ठीक है, तो इसको साबित करना होगा कि जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उसमें पैसे का लेन देन हुआ है। जो चैट है उसमें 2 करोड़ का भी जिक्र है। हाँ, तो वो किस संदर्भ में है वो पूछताछ होगी। हाँ। उसमें कहीं 2 राय नहीं है। लेकिन चूंकि विनोद सिंह के पिता की भी तबीयत काफी खराब है
और उनका केमो लगातार चल रहा है। तो उनसे कल भी जो पूछताछ हुई थी तो उनको आज भी बुलाया गया है। वो सिर्फ जो डाटा अभी जो चैट हो रहा है, तो ये अमुक चैट आपने लिखा हेलो, तो ये हेलो क्यों लिखा, ओके क्यों लिखा, तो एक एक करके उस पे पूछताछ होती है कि अगर ये 2 करोड़ लिखा तो आपने ये किसके लिए है 2 करोड़, इसका मतलब क्या होता है। तो उससे फिर संबंधित 4 क्रॉस क्वेश्चन होंगे कि मान लीजिए हमने मुख्यमंत्री को दिया या कुछ भी, आप कब का डाटा रिट्रीव हो रहा है और अभी बयान 2020 से लेकर अभी तक 4 साल तो वो जो भेजा है उसको भी याद नहीं होगा। तो उसी को रिकॉल कराने की कोशिश होती है कि आप ये चैट अमुक चैट या ये डीसी या ये एसपी या ये अधिकारी या अमुक चीज का जो इससे कनेक्शन जोड़ना चाहिए। तो वो कनेक्शन जोड़ने का और याद करने का कि बताइए ये क्यों किया था एसएमएस, किसी को ओके किया था तब देख लिया। तो ये सब चल रहा है। अब धीरज साहू का अलग मामला है। फिजिकल वेरिफिकेशन कानून की एक प्रक्रिया है, चौहद्दी लिखना पड़ता है कि अमुक जमीन के पास गए तो पूरब में कौन था, दक्षिण में क्या था, उत्तर में क्या था, पश्चिम में क्या था, ये चौहद्दी होता है। तो ये चौहद्दी लिखना होता है। जो भी प्लेस ऑफ ऑकरेंस होता है, जो घटना स्थल पीओ जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे इसीलिए इनको लेके गया था धीरज साहू ने भानु पर, हाँ भानु को, कि भाई आप लेकर समझ लीजिए यही जमीन था ना, वो बोले हाँ। तो उनसे चौहद्दी फिर लिया गया कि चारों तरफ ये है और ये है। अब धीरज साहू के दरअसल जिस दिन मुख्यमंत्री दिल्ली में थे और मुख्यमंत्री निकले और ईडी अपना सर्च वारंट लेके पहुंची थी, वहाँ पे एक BMW कार बरामद हुई थी। और BMW कार जिस आरसी बुक में एड्रेस मेंशन है वो दरअसल कनेक्ट करता है धीरज साहू के एड्रेस से। उसी पूछताछ में इनको बुलाया गया है। दूसरी बात आपको पता होगा कि जो इनके यहाँ कैश बरामद हुआ था उसका भी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो उससे संबंधित पूछताछ की गई। तीसरी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री आवास पर जो कागज मिले और कुछ कागज BMW गाड़ी में भी मिले, तो वो उससे संबंधित पूछताछ हो रही है। अच्छा, ये अभी कोई इलीगल माइनिंग से संबंधित नहीं हो रही है। और जमीन घोटाले में सिर्फ मुख्यमंत्री और भानु प्रताप जो हैं उनसे पूछताछ हो रही है। इलीगल माइनिंग में फिलहाल कोई पूछताछ नहीं। अभिषेक प्रसाद पिंटू तो निकल कर अभी सामने से चले गए 5 मिनट पहले, तो अभी जो लोग अंदर हैं वो लोग भी चले जाएंगे। ये पूछताछ लग रहा है कि और लंबी होनी है, फिर बुलाया जाएगा उनको। हाँ, ये आज कुछ होगा नहीं, ये अभी कहना, अनुमान लगाना, ऐसे तो ये तीर में हवा चलाना है। लेकिन जो अगर कानून को समझता है तो उसके अनुसार से आज पूछताछ करके इन लोग जाएंगे, घर जाएंगे। हाँ, और फिर आएंगे। कल भी विनोद सिंह से पूछताछ हुई और वो चले गए। हाँ, फिर आज आए। हाँ, कल पिंटू से भी पूछताछ हुई थी, वो आज फिर आए। हाँ, तो अगर ईडी को रिट्रीव जो डाटा है उससे लिंकेज नहीं मिल पा रहा होगा तो उनको समय दिया जाता कि ठीक है आप याद करके आइएगा, नहीं तो फिर बुलाया जाता। लेकिन जब तक हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई को रिलीफ नहीं मिलेगा, इलीगल माइनिंग वाले मामले में पूछताछ या ईडी में तेजी नहीं आएगी। अभी बाकी जो मामले हैं ईडी के पास, उसमें वो तेजी अपना दिखा सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं। अब जो है कि JSSC पेपर लीक से भी जुड़ा हुआ जो मामला है, ANI न्यूज एजेंसी के हवाले से जो खबर ये आई सामने कि उसमें विनोद सिंह के यहाँ से जो चीज़ें बरामद हुई है, जो चैट बरामद हुआ है, उसमें JSSC का भी जिक्र है, परीक्षा के एडमिट कार्ड और तमाम चीज़ों का। तो क्या इस संबंध में भी अब पूछताछ आगे बढ़ रही होगी? देखिए, JSSC का एडमिट कार्ड जारी हुआ बाद में इस एग्जाम का, और उनके घर छापा पड़ा पहले, तो इस एग्जाम से संबंधित तो कोई एडमिट कार्ड नहीं होगा, ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। एडमिट कार्ड नहीं, उसमें इस बात का जिक्र है जो चैट है कि कैंडिडेट का एडमिट कार्ड रख लेना। मतलब ये बात पहले ही तय हो चुकी थी कि जब परीक्षा होगी तो पहले कैंडिडेट का एडमिट कार्ड रख लेना। एडमिट कार्ड रखा गया ऐसा नहीं है। अच्छा, तो जो भी अगर डाटा मिला हुआ होगा या साक्ष्य डॉक्यूमेंट मिले होंगे उससे सारे से संबंधित पूछताछ हो रही होगी। लेकिन जो इधर JSSC का अपना रुख आया कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है, एजेंसी का है, शायद JSSC ने अपना बायलॉज नहीं पढ़ा है। JSSC के वेबसाइट पर बायलॉज है, उनको पढ़ना चाहिए। JSSC को एजेंसी सिर्फ एज ए हेल्पर के तौर पे मिलती है। क्वेश्चन सेट भी करना, एक मतलब स्पेशलिस्ट को बहाल करना, वो सब JSSC का काम है। तो ये कह के कि हाथ छोड़ा लेना कि ये एजेंसी के थ्रू हुआ होगा,
इसमें जान नहीं बचने वाली ऐसा है। और 11 लोग अभी तक इस मामले में, जो झारखंड सरकार ने SIT बनाया था उस मामले में 11 लोग फिलहाल हिरासत में हैं, कानपुर से लेके और बिहार तक तमाम जगह। तो वो लोग से पुलिस अपना पूछताछ कर रही है। ED के पास अभी क्या है, ED ने जो केस मामला दर्ज हुआ था उसको एक तरीके से सुपरसीड की JSSC वाले को, और इनसे लिंकअप कर रही है। तो क्या ये समझा जाएगा कि हाँ JSSC पेपर लीक मामले में इनका हाथ था विनोद सिंह का, उस पर जाँच होगी, उस पर पूछताछ होगी, लेकिन 540 या 500 पन्ने का अगर डाटा रिट्रीव किया गया है और एक एक को रिकॉल कराना, मतलब उस समय का आपने जो कन्वर्सेशन किया है उसको याद करके ED कहती है कि आप बताइए ये कौन सा कन्वर्सेशन है, और जिस पे आप पुख्ता हो जाते हैं वो आपका बयान हो जाता है और वो बयान माना जाता है, दर्ज किया जाता है। और जिस पे आप कहते हैं कि समय चाहिए या वक्त चाहिए तो वो बयान दर्ज नहीं होता है, फिर वक्त मिलता है पूछताछ करने के लिए। तो जब इतना साल का डाटा है तो वो एक एक चीज़ रिट्रीव होगा, उस समय किस बात को लेकर कन्वर्सेशन हो रहा था, ये सारी चीज़ें हैं। अब जो धीरे धीरे चीज़ें हैं, जैसे अब धीरज साहू सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं, इनका एक मामला चला था, कैश पकड़ाया, फिर गाड़ी वाला BMW आ गया। तो क्या वाकई में धीरज साहू सिर्फ ये कहेंगे कि नहीं वो मेरे एड्रेस पे ज़रूर होगा लेकिन वो कंपनी का था, या CM जा रहे थे इस वजह से हमने गाड़ी भेज दी थी? किसी की गाड़ी कहीं बरामद हो जाना ये सिर्फ अपराध साबित नहीं करता, उसकी संलिप्तता भी इसमें हाँ, तो संलिप्तता को खोजना होगा। अगर बयान स्वीकारात्मक नहीं है, अगर बयान नहीं दे रहा है आरोपी, तो आपको सर्कमस्टांशियल एविडेंस से प्रूफ करना होगा। और ED इसी कोशिश में लगी हुई है कि जो भी वो अपने डायरी में मेंशन करे या चार्जशीट में मेंशन करे, उन सब का सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो या प्रॉपर बयान हो, उसकी तैयारी चल रही है। मतलब कल और आज की पूछताछ के बाद ऐसा नहीं लगा कि अब ED जो है अपनी पूछताछ तेज कर दी है? नहीं, अभी और तेज होगा, अभी तो तेज होगा। जिस दिन CBI को रिलीफ अगर मिल जाएगा, हाई कोर्ट से मिल जाए या सुप्रीम कोर्ट से, उस दिन और तेज होंगे। फिर क्या होगा कि एक हर जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, पर क्या अलग अलग इंटरकनेक्टेड हैं। मान लीजिए कोई पेपर लीक में है, कोई इलीगल माइनिंग में है, कोई कोयला ट्रांसपोर्ट में है, कोई किसी और में है, तो ये सबको इंटरलिंक करने की कोशिश की जाएगी कि क्या कोई एक आदमी इन सभी को सूत्रधार था या अलग अलग थे, या इन सब का कोई कनेक्शन नहीं है। दरअसल कोर्ट में भावनाएं नहीं चलती हैं, वहाँ बहस चलता है और वहाँ क्रॉस क्वेश्चन चलता है। तो ED को अपना पक्ष इतना मजबूत करना होगा कि वो कोर्ट में टिक पाए, और बाकी जो आरोपी हैं उनको इस तरीके से अपना पक्ष रखना होगा कि ये बेवजह उलझाया जा रहा है, हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है, या इंटेंशन नहीं है। जिस तरीके का इंटेंशन बताया जा रहा है, हमारे संविधान में और न्यायालय भी इंटेंशन देखता है। मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं और किसी को धक्का लग गया, तो वो 304 में आएगा, अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब वो गैर इरादतन हत्या अगर हो भी गया, और किसी को आपने नियत से जानबूझ के मारा तो 302 लगता। तो ये भी इंटेंशन भी शो करना होता है कि ये वर्क इंटेंशनली डन किया गया था या अनइंटेंशनली डन किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उसका एक एक चीज़ जो डाटा रिट्रीव हुआ, उन समय का कन्वर्सेशन को याद करने को कहा जा रहा है कि क्या था क्या नहीं था। तो बिल्कुल देखिए, पूछताछ अभी भी लगातार जारी है, और हम लोगों ने करीब 10 मिनट के आसपास ये बातचीत की, और अभी भी कोई अंदर से बाहर नहीं निकला है। अभी रात के करीब 9:30 बज रहे हैं, और अंदर राज्यसभा सांसद धीरज साहू हैं, विनोद सिंह हैं जो हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं, दोस्त माने जाते हैं, भानु प्रताप प्रसाद हैं। इन तमाम लोगों से अभी पूछताछ चल ही रही है। रामनिवास यादव जो साहेबगंज के DC हैं, साहेबगंज DC को जब समन किया गया था तब वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए थे। उन्होंने इस बात का हवाला दिया था कि पिछले दिनों आप सबको याद है कि कैबिनेट से एक नियम बाकायदा ये पास हुआ था कि कोई भी अधिकारी डायरेक्ट ED के सम्मन पर वो नहीं जाएगा, बाकायदा उसे विभाग से परमिशन लेना पड़ेगा, और विभाग को बताना होगा कि आखिर किस मामले में उनसे पूछताछ होनी है और उन्हें क्यों जाना पड़ रहा है, उसके बाद ही वो जा सकते हैं। तो आज जो साहेबगंज के DC रामनिवास यादव आए हैं, तो ये तमाम जो प्रक्रिया है सरकार की तरफ से बनाई गई थी उसको पूरा करने के बाद ही यहाँ आए होंगे। देखिए, ये
जाहिर सी बात है, उसमें क्या था कि आप विभाग को जानकारी दे दीजिए, कोई भी डॉक्यूमेंट ईडी के अधिकारी के मांगने के पहले हमसे बता दीजिए, वो सारा मसला था। ईडी ने उसका जवाब भी दे दिया। वो अगर इन हाउस पब्लिकेशन रहता सरकार का तो कोई आपत्ति नहीं रहती, आप अपने कर्मचारियों को कोई भी दिशा निर्देश दे सकते हैं जो इलीगल नहीं है। लेकिन अगर जब आप उसको पब्लिक डोमेन में लाएंगे तो इन हाउस पब्लिकेशन से जब बाहर जाएगा तो उसका जवाब ईडी ने कड़े तौर पे दे दिया था और उसका पता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ईडी की परेशानी इस बात को लेकर है कि अगले महीने आचार संहिता लगना लगभग संभवतः तय है। उससे पहले अधिकारी जो जितने बड़े हैं जो चुनाव के कार्य में नहीं लगते हैं उनसे पूछताछ कंप्लीट कर ली जाए, नहीं तो ना तो उनके पास समय रहेगा और उतना दिन जब तक चुनाव चलेगा ईडी उनसे पूछताछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो चुनावी कार्य में बहुत व्यस्त रहते हैं। इसलिए इस रामनिवास यादव को बुलाया गया डीसी साहेबगंज को कि उससे संबंधित जो है वो पूछताछ कर ली जाए। तो बिल्कुल देखिए, इससे पहले जो समन किया गया था वो नहीं पहुंचे थे, शायद 2 समन हुआ था और वो नहीं पहुंचे थे चूँकि विभाग से ही ऐसा आदेश था। और आज रामनिवास यादव पहुंचे हैं और इनसे पूछताछ हो रही है। देखना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा और आखिर क्या होता है। जैसे ही कुछ इस खबर में अपडेट आएगा, अपडेट के साथ हम लाइव जुड़ के आपको ज़रूर बताएंगे। शुक्रिया।